जय हिंद दोस्तों। हमारा टॉपिक चल रहा था डायग्नोस्टिक सिस्टम। डायग्नोस्टिक सिस्टम में कहाँ तक हो गया था? मुख हो गया था, मुख के सारे पार्ट हो गए थे। हमारी ग्रसनी हो गई थी, ग्रास नली हो गई थी, अमाशय हो गया था, पेनक्रियाज हो गया था, लीवर हो गया था। अब बात आती है छोटी आंत की। छोटी आंत को हम बेसिकली बोलें तो आंतें, इस बार हमें दो आंत बोला जाता है, ठीक। और इस आंत को हम लोग गांव में क्या बोलते हैं? इस पर अगर कहा जाए तो छोटी आंत पर संपूर्ण पाचन होता है। मतलब इसके बाद जो भी कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन यहाँ से पूरी तरीके से अवशोषित कर लिए जाते हैं और बचता है क्या? सिर्फ पानी बचता है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पूर्ण पाचन हो जाता है। अगर हम बात करें छोटी आंत की, तो छोटी आंत को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 ड्यूडेनम। इसको हिंदी में बोला जाता है ग्रहणी। हिंदी में क्या बोला जाता है? ग्रहणी। इसे ग्रहणी क्यों बोला जाता है? इसलिए इसे ग्रहणी बोला जाता है क्योंकि ये क्या करता है? ग्रहण करता है। कहाँ से? अमाशय से। ये इसका ऊपरी जो पार्ट होता है, ये देखो इस जगह पर स्टोमच लिखा हुआ है, ये उसके पेट से जुड़ा हुआ होता है। यानी कि ये कहाँ से खाना ग्रहण करता है? अमाशय से खाना ग्रहण करता है, इसलिए इसको ग्रहणी कहा जाता है। इसका इंग्लिश में नाम ड्यूडेनम है। और ये इसको हम 3 पार्ट में छोटी आंत को डिवाइड करेंगे तो सबसे छोटा पार्ट कौन सा होता है? ड्यूडेनम। दूसरे नंबर आता है जेजनम। जेजनम को हम मध्यांत्र बोलते हैं। मध्यांत्र इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये ड्यूडेनम और इलियम के बीच में होती है, इसलिए इसको मध्यांत्र बोला जाता है। और लास्ट में क्या आता है? श्रोत्रांत। अगर हम देखो इसको कलर से देखें तो देखो इसका कलर, ये सबसे छोटा पार्ट कौन सा होता है? ग्रहणी। फिर उसके बाद क्या होता है? मध्यांत होता है। फिर उसके बाद सबसे लंबा पार्ट कौन सा होता है? शेषांत। अगर ग्रहणी की बात करें तो ये 2.5 मीटर लंबी होती है, और मध्यांत की बात करें तो ये 3.5 मीटर चौड़ी होती है, लंबी होती है, सॉरी। अगर इसकी चौड़ाई, अगर इसको हम बोलें कि छेद कितना होता है, अगर जैसे कोई पाइप होता है, ये आंत होती है ना, तो ये क्या होती है? पाइप ही होती है एक प्रकार से। तो इसको हम बात करें तो इसमें से ये होती कितनी है? ये 4 सेंटीमीटर, इसकी जो चौड़ाई होती है 4 सेंटीमीटर की होती है, ठीक। और ये जैसे देखो, ध्यान से देखो तो इसमें पता चल रहा था होगा कि शुरुआत में जहाँ से ये ग्रहणी शुरू होती है, ड्यूडेनम से क्या होती है? मोटी होती है। लास्ट में धीरे धीरे ये देखो यहाँ पर ऐसे पतली होने लगती है, ठीक। और ये जो एरिया है ना, ये एरिया लार्ज इंटेस्टाइन, आंत को हम लोग इंग्लिश में इंटेस्टाइन बोलते हैं, ठीक। जैसे छोटी आंत को बोला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन और बड़ी आंत को लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन, ये इसका एक सिरा जुड़ा होता है स्टोमच से, और अंतिम सिरा जुड़ा हुआ होता है बड़ी आंत से। अगर हम बात करें कि ग्रहणी का क्या काम होता है, तो ग्रहणी अगर ध्यान से देखो ये किस आकार की दिख रही है? ये एक प्रकार से यू आकार की दिख रही है। ये ऐसे सीधी, अगर इसको उल्टा करोगे तो ये ऐसे हो जाती है। तो ये कैसी होती है? ये यू आकार की होती है। और ये इसी पर, जहाँ पर स्टोमच और ग्रहणी का जोड़ होता है, जहाँ पर स्टोमच यानी अमाशय और ड्यूडेनम ये जहाँ पर जुड़े हुए होते हैं, तो यहीं पर हमने बताया था, पिछली वाली क्लास में बताया है कि पेनक्रियाज हो गया और लीवर हो गया, सॉरी, पेनक्रियाज और पित्ताशय, गाल ब्लेडर, ठीक। गाल ब्लेडर को क्या बोलते हैं? गाल ब्लेडर को गॉल डक्ट और पेनक्रियाज डक्ट, ये दोनों एक में। ये जो ये इस जगह पर पेनक्रियाज होता है, तो पेनक्रियाज की नली और पित्ताशय की नली दोनों एक पर मिल जाती हैं, और जब ये दोनों एक नली मिलती हैं तो उनको कॉमन डक्ट माने होता है नली, ठीक। तो एक कॉमन नली मिलकर इसी ग्रहणी के पास जुड़ी हुई होती हैं, और ये क्या होता है फिर? ये इस जगह पर मेन पाचन नहीं होता, मेन पाचन नीचे शुरू होता है। यहाँ पर बहुत सारे क्या होते हैं? बहुत सारे हार्मोन स्रावित होते हैं। जैसे बात की जाए, इसी ग्रहणी के पास ही एक सिक्रेटिन हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन होता है? सिक्रेटिन हार्मोन। इस जगह, अब इसमें समझते हैं। इस जगह पर देखो, ध्यान से देखो, इस जगह पर क्या जुड़ा हुआ है? इस जगह पर देखो ये पेनक्रियाज जुड़ा हुआ है, और फिर क्या जुड़ा हुआ है? पित्त जुड़ा हुआ है। पेनक्रियाज और पित्त
जिसे गॉल ब्लैडर बोला जाता है। दोनों एक ही साथ मिलकर इसी ग्रहणी के पास जुड़े हुए हैं, दोनों इसी ग्रहणी के पास जुड़े हुए हैं। अब अगर बात की जाए तो यहाँ पर ग्रहणी का काम क्या होता है, तो ग्रहणी में कुछ खास पाचन का काम नहीं होता। ये क्या करता है, एक सबसे नंबर एक में ये काम क्या करता है, सबसे पहले होता है एक सिक्रेटिन हार्मोन। ये सिक्रेटिन हार्मोन होता है। ये सिक्रेटिन हार्मोन क्या कराता है, जो पेनक्रियाज रस होता है, अग्नाशयी रस होता है, अग्नाशयी रस को स्रावित होने के लिए प्रेरित करता है सिक्रेटिन हार्मोन्स। और ये सिक्रेटिन हार्मोन्स कहाँ होता है, ग्रहणी में। इसीलिए हमने बताया था कि ग्रहणी के पास से ही क्या जुड़ा हुआ होता है, पेनक्रियाज जुड़ा हुआ है, और गाल ब्लैडर दोनों कहाँ पर जुड़े हुए हैं, पेनक्रियाज में। ठीक, फिर अगला आता है कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन। कोलिसिस्टिक का हार्मोन क्या होता है, हमने बताया कि जो पेनक्रियास नली है और पित्ताशय की नली है, दोनों एक में जुड़ जाती हैं, फिर दोनों एक कॉमन नली के माध्यम से कहाँ पर जाती हैं, ग्रहणी में जुड़ती हैं जाके। तो यही ग्रहणी करती क्या है, इसी ग्रहणी में होता क्या है कि जब लगातार पेनक्रियाज होता है, पेनक्रियाज में ज़्यादा रस निकलता है, और हमने बताया था गॉल ब्लैडर में क्या बन के निकलता है, ये क्षारीय द्रव निकलता है, जो बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन निकलता है। तो ये इतनी ज़्यादा तेज़ से पेनक्रियाज निकलता है कि जो पित्ताशय होता है, पित्ताशय का जो पित्त जूस होता है वो अंदर नहीं जा पाता, तो वो क्या करता है कि जो पेनक्रियाज का जो जूस होता है, पेनक्रियाज जूस, उसको रोकता है, और गाल ब्लैडर के जूस को छोटी आंत में जाने के लिए प्रेरित कौन करता है, कोलिसिस्टोकाइनिन। इसके पास आता है गैस्ट्रिन क्या करता है, गैस्ट्रिन हार्मोन जो होता है वो HCl को श्रावण के लिए प्रेरित करता है। लेकिन क्या होता है, HCl भी लिमिटेड होना चाहिए, ज़्यादा गिर जाए मतलब खाना खा लो अंदर का पेट ही जल जाए, क्योंकि एसिड होता है, ज़्यादा मात्रा में गिरेगा तो क्या हो जाता है, खट्टी कैसे हो जाता है कि बदहजमी होने लगती है, HCl की जब मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो ये भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो एक और हार्मोन होता है इसका जस्ट अपोजिट, एंट्रोगेस्ट्रोन क्या करता है, HCl की मात्रा को कंट्रोल करता है कि बहुत ज़्यादा न गिरने पाए। तो दोनों याद रखना, एक गैस्ट्रिन हार्मोन और एंट्रोगेस्ट्रिन हार्मोन। गैस्ट्रिन हार्मोन HCl को श्रावण के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है, जबकि एंट्रोगेस्ट्रोन क्या करता है, एंट्रोगेस्ट्रोन HCl की मात्रा को रोक कर रखता है। अब इसके बाद आता है दूसरे नंबर का इसी का सेकंड पार्ट कौन सा होता है, जेजनम का काम क्या होता है। जेजनम को हमने शुरू में ही बता दिया है, कितने मीटर लंबी होती है, 2.5 मीटर लंबी, और 2 मीटर एक कुंडलित नलिका होती है। इसका कुछ काम नहीं होता, ये क्या होता है, इसमें संकुचन होता है, संकुचन बहुत तेज़ी से होता है। ठीक, और इतनी तेज़ी से होता है, इसलिए इसमें तेज़ी से होता है ताकि क्या करे, और नली धीरे धीरे आगे पतली होती जाती है। अब देखो, अगर कोई ऐसे इतनी मोटी नली है, इसमें खाना भरेगा तो किनारे के साइड तो ये जो हार्मोन्स होगा गिरेगा, तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा किनारे, लेकिन बीच का नहीं जाएगा, तो नली आने की क्या होने लगती है, धीरे धीरे पतली होने लगती है, तो खाना पतला हो जाता है, इसलिए पतला होने लगता है। और तेज़ी से इसमें क्या होता है, एक प्रकार से ग्राइंडर का काम करता है। जैसे मिक्सी मशीन नहीं होती, मिक्सी मशीन क्या करता है, वो तेज़ी से घुमाती है, और नीचे ब्लेड होता है, वो फिर वो इसी को काटता रहता है। इस तरीके से ये क्या करता है, ये खाना में इसमें संकुचन की गति होती है, तो ये खाना को तेज़ी से क्या करता है, मिक्स करता है। इतनी तेज़ी से मिक्स करता है कि इसमें जितना भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा होता है सब निकल जाता है, और जो छोटा बचता है तो लास्ट में क्या जाता है, इलियम में जब पहुंच जाता है, तो इलियम में वहाँ पर 1% ना तो प्रोटीन बचता है, ना ही कार्बोहाइड्रेट बनता है, और ना ही वसा बचता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि किस जगह पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण रूपेण पाचन हो जाता है, तो छोटी आंत की इलियम में पूर्ण पाचन हो जाता है। अब दोस्तों इसके बाद आगे आता है, अब क्या बचा, देखो हमने खाना में क्या खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, वसा खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, बस 3 चीज़ों के अलावा और खाते ही क्या है। ठीक, जो कुछ भी खाओगे, रोटी से लगाकर जहर तक जो कुछ भी खाओगे, यही 3 चीज़ें खाते हो। ठीक, बशर्ते होता क्या है
कि एक डायरेक्ट फॉर्म में ग्लूकोज हम नहीं खाते, डायरेक्ट फॉर्म में प्रोटीन नहीं खाते, डायरेक्ट फॉर्म में वसा नहीं खाते, और अदर फॉर्म में खाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी सिर्फ ग्लूकोज को पहचानती है, प्रोटीन को पहचानती है, वसा को पहचानती है। तो ये सब को तोड़ फाड़ के क्या करती है, ग्लूकोज निकाल लेती है, प्रोटीन निकाल लेती है, वसा निकाल लेती है। अब इसमें से छोटी आंत में ये सब का पाचन हो जाता है। अब इसके आगे क्या आती है, अब बचता है पानी। अब क्या होता है, पानी का पाचन कहाँ होता है, तो पानी का पाचन, आओ बात करते हैं पानी का पाचन कहाँ होता है। ये है बड़ी आंत हमारी। अगर हम बड़ी आंत की, अब इसमें सिर्फ क्या होता है, इसमें सिर्फ पानी का पाचन होता है। क्या होता है, कभी कभी जब बड़ी आंत पानी का पाचन नहीं कर, पानी का अवशोषण सही से नहीं कर पाती ना, तो ये हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन होने लगता है, क्योंकि ये बड़ी आंत सही से काम नहीं करती, तो पानी का अवशोषण नहीं कर पाती, तो इसी से क्या हो जाता है, कॉलरा। ठीक, कॉलरा होता है तो क्या हो जाता है, पेचिश की समस्या हो जाती है। ठीक, तो जब इसकी बात आती है तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी इंटेस्टाइन होती है जिसके माध्यम से कॉलरा हो जाता है। तो जब बड़ी आंत काम करना बंद कर देती है या सही से काम नहीं करती है, तो क्या हो जाता है, कॉलरा हो जाता है। ये कॉलरा इतनी घातक बीमारी, कॉलरा और पेचिस हैं, बड़े बड़े सम्राट बोला जाए, अकबर महान, अकबर को भी किसने मार दिया, इसी पेचिस ने अकबर को मार दिया। ये इतनी सिकंदर भी कहा जाता है पेचिस से ही मर गया था, पेट में भयंकर दर्द हुआ और पेचिस से ही मर गया। तो पेचिस बहुत ही खतरनाक बीमारी उस समय पर थी, अब तो कम हो गई। कॉलरा भी अभी भी बहुत ज़्यादा, गर्मियों में बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा समस्या होती है गर्मियों में खाना खा लिया तो ये बड़ी आंत सही से अवशोषण पानी का नहीं कर पाती और प्रॉब्लम हो जाती है। बात करें लार्ज इंटेस्टाइन की, यानी बड़ी आंत की, बड़ी आंत को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे इधर का पार्ट कौन सा होता है, सबसे नीचे का पार्ट होता है सेकम। इस जगह पर होता है सेकम, इस पर लिखा नहीं है सेकम। कौन सा पार्ट होता है, सीकम। ठीक, सीकम, अगर ये बात की जाए कितनी लंबी होती है सीकम, और ये टोटल इसकी लंबाई बात करें, बड़ी आंत की टोटल लंबाई, देखो होता क्या है कि बड़ी आंत और छोटी आंत, बड़ी आंत होती है छोटी और छोटी आंत होती है बड़ी, लेकिन इसका क्या होता है, ये बात की जाती है चौड़ाई किसकी ज़्यादा होती है, चौड़ाई होती है बड़ी आंत की ज़्यादा, इसलिए इसको बड़ी आंत बोला जाता है। इसकी लंबाई तो 1.5 मीटर होती है और इसकी चौड़ाई 6 से 7 सेंटीमीटर होती है। जबकि छोटी आंत की बात की जाए कि छोटी आंत होती है कितने मीटर की होती है, तो छोटी आंत लगभग 6 से 7 मीटर लंबी होती है। छोटी आंत बड़ी होती है और बड़ी आंत छोटी होती है, लेकिन अंतर क्या होता है, चौड़ाई का अंतर होता है। इसकी चौड़ाई कम होती है, छोटी आंत पतली होती है। अब तुम लोग समझी हो गए होगी छोटी आंत पतली क्यों होती है। छोटी आंत पतली इसलिए होती है, इसको खाना का पाचन करना है, ठीक, पतला करके खाना भेजना है। मोटा खाना जाएगा तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन पच ही नहीं पाएंगे, इसलिए क्या होता है, ये बड़ी आंत मोटी होती है और छोटी आंत हमेशा पतली होती है। ठीक, बड़ी आंत को हम अगर पार्ट करें तो 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है सीकम, इसको हिंदी में बोला जाता है उंडुक। अंग्रेजी में याद करो बहुत अच्छा, हिंदी में याद करोगे तो याद हो जाए तो याद कर लो। बीच का होता है कोलोन, कोलोन को भी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है असेंडिंग कोलोन और एक होता है ट्रांजर कोलोन और तीसरा होता है डिसेंडिंग कोलोन। और सबसे तीसरा पार्ट क्या होता है, तीसरा पार्ट होता है ये रेक्टम। इस जगह पर देखो ये रेक्टम लिखा हुआ है। इसके टोटल कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट। नंबर 1 कौन सा हो गया, नंबर 1 सेकम, नंबर 2 कोलोन, नंबर 3 रेक्टम। ठीक, कोलोन की बात करें 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन। ठीक, कोलोन को कितने पार्ट में, असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग, ट्रांजर्व, तीसरा डिसेंडिंग। ठीक, छोटी आंत को कितने पार्ट में डिवाइड किए थे, छोटी आंत को भी 3 पार्ट में डिवाइड किए थे। कौन कौन सा था, ड्यूडेनम, जेजनम और इलियम, ड्यूडेनम, जेजनम और इलियम। ठीक, और इसको बड़ी आंत को कितने पार्ट में डिवाइड किए हैं, 3 पार्ट में, सेकम, कोलोन और तीसरा कौन सा, रेक्टम। ठीक, कोलोन को 3 पार्ट में, असेंडिंग, ट्रांजर्व और तीसरा डिसेंडिंग।
अगर हम बात की जाए तो देखो इसी ये सबसे इसमें लास्ट में बात करते हैं तो सबसे जो हमारे लास्ट में क्या होता है, इस जगह पर देखो सबसे नीचे क्या है, इस जगह पर, इस जगह पर ये क्या है, ये अपेंडिक्स होता है। ये अपेंडिक्स मनुष्यों का काम ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों को घास फूस नहीं खाना है, हम लोगों को तो क्या क्या खाना है, रोटी खाना है, कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन खाना है, ठीक। और हम लोग घास फूस तो खाते नहीं पहले के। अब ये क्वेश्चन आता है अपेंडिक्स है क्यों, याद करो जब इंसान जानवर था, जब बंदरों की तरीके चलता था तो ये घास फूस खाता था, सब कुछ खाता था, पूंछ भी होती थी, सब कुछ होता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, हम लोग अपने आप को अपग्रेड किए, मनुष्य ने अपने आप को अपग्रेड किया, तो फिर हम लोगों के अपेंडिक्स का काम खत्म ही होने लगा। अब धीरे धीरे क्या होती है, ये अपवादी अंग हो जाती है, ठीक। अब अपेंडिक्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है लोगों को, अपेंडिक्स बढ़ने लगती है या और कोई दिक्कत हो जाती है। तो अपेंडिक्स क्या होता है, अपेंडिक्स से पहले पहले अपेंडिक्स की बीमारी बहुत बड़ी है, सर्जरी, इसको टाँका लगभग छोटे 2-3 टाँका मार के काट के निकाल दिया जाता है, लेकिन पहले ये बीमारी बहुत बड़ी हुआ करती थी, ठीक। अब बात करते हैं कि अब यहाँ पर बड़ी आदमी पूरी तरीके से पानी का अवशोषण हो जाता है, अब कुछ नहीं बचता है, ठीक। अब सबसे नीचे पार्ट में क्या आता है, अब ये जो मलाशय होता है, सबसे जो हिंदी में क्या होता है, इसको रेक्टम को बोला जाता है मलाशय, ठीक। मलाशय की बात की जाए तो ये 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी होती है, 10 से 15 सेंटीमीटर। ये क्या होता है, जो न्यूरल रिफ्लेक्शन यानी कि तांत्रिक प्रतिवर्ती होती है, जो हमें हगटन आता है ना, मल त्याग की इच्छा होती है ना, तो मल त्याग की इच्छा में यहीं से उत्पन्न होती है। किससे उत्पन्न होती है, मल त्याग की इच्छा, मल त्याग की इच्छा में रेक्टम से उत्पन्न होती है। अगर ये ना हो तो हम लोगों को मल त्याग, जिसका ये सही से काम नहीं करता ना, उसकी अपने आप निकल जाती है, पता ही नहीं चल पाता। सबसे नीचे पार्ट आता है गुदा। गुदा, इसके नीचे और गुदा होता है, नीचे गुदा होता है जो बस कितनी लंबाई होती है, 1 इंच की उसकी लंबाई होती है। गुदा की लंबाई कितनी होती है, 1 इंच होती है। और इसी से क्या होता है, यही से जो तुम्हारा मल होता है शरीर के बाहर निकल जाता है। इस तरीके से पूरे की पूरी तुम्हारा पाचन यहीं से ख़त्म हो जाता है। अब क्वेश्चन पूछे कि जो मल में आती है, तो मल में एक प्रकार से बदबू होती है, तो ये मल की बदबू कहाँ से आती है, तो याद रखना ये जो मल में बदबू आती है, इसमें से कुछ चीज़ें होती हैं जिसके कारण ये बदबू आती है। उसका नाम क्या था, इंडोल और स्कैटोल। मल में जो बदबू आती है वो इंडोल, बे लिख नहीं रहा सही से, इंडोल और स्कोटोल के कारण आती है। इंडोल और दूसरा कौन सा था, स्कैटोल। इंडोल और स्कैटोल के कारण बदबू आती है, ठीक। तो हमारा लगभग ये पूरा का पूरा चैप्टर द एंड होता है। तो ये कैसा लगा सेगमेंट ज़रूर बताइएगा। हाँ, थोड़ा सा और बचा हुआ है छोटी आंत में। छोटी आंत में बात करें कि इसमें से छोटी आंत में कुछ पाचक रस निकलते हैं, जैसे कि जो इरेप्सिन होता है। इरेप्सिन ये प्रोटीन एवं पेप्टोन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। इरेप्सिन प्रोटीन एवं पेप्टोन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। माल्टेज जो होता है ये माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। सुक्रोज को ग्लूकोज में बदल देता है। लैक्टेज जो होता है लैक्टेज होता है जो लैक्टेज को ग्लूकोज में बदल देता है, ठीक। ये बेसिकली टॉपिक कहाँ का होता है, न्यूट्रिशन का टॉपिक होता है, ठीक। इसलिए वहाँ पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया, सिर्फ बता दिया है। छोटी आंत से क्या होते हैं, कुछ ये रस निकलते हैं, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है, इंटेस्टाइन जूस बोला जाता है। इनका pH मान 8 होता है, और ये सारे के सारे कहाँ से निकलते हैं, छोटी आंत से, क्योंकि छोटी आंत में हमें ग्लूकोज और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट इनका सबका पाचन करना होता है, ठीक। तो ये सेगमेंट कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, इस मुफ्त की पढ़ाई का फ़ायदा उठाइए, ठीक। तो फिर मिलते हैं। और हाँ, जिसको PDF से जुड़ना हो तो हमारे इसी यूट्यूब चैनल के नाम से यूट्यूब चैनल के नाम से ही सेम टू सेम टेलीग्राम चैनल में है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ से PDF प्राप्त करें। धन्यवाद।